बहुत ही मन लगा के पढ़ाई करो, क्योंकि अब कुछ लोग तो बैठे रहे अभी कि ऑफलाइन होगा, तो मैं आपको बिल्कुल ऑफलाइन सा अनुभव करा रहा हूँ बेटा। ऑफलाइन में जिस तरह से आपकी क्लास चलती है, जिस तरह से लिखा जाता है, और उसी तरह से मैं आपको यहाँ पे लिखाने का पूरी तरह से प्रयास कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, चलिए बेटा, अब बड़ी याद के बारे में बात कर रहे थे। कल का वापस थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि कल हमने बता दिया था आपको कि बड़ी याद में 3 भाग होते हैं। कॉलन, ऐसे याद रख लीजिए आप, या तो सीकम, कॉलन और रेक्टम। कॉलन के 3 भाग है। कॉलन एक बार ऊपर चढ़ता है, एक बार आड़ा हो जाता है, एक बार वापस नीचे आ जाता है, तो 3 भाग हो गए। आरोही हुआ तो ऊपर चढ़ गया, और अनुप्रस्थ हुआ तो आड़ा हो गया, और नीचे आया तो क्या हो गया, वो ये अवरोही कॉलन हो गया। अब यहाँ पे जो कॉलन भाग है वो थोड़ा सा वलित हो जाता है, थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है उस भाग में जहाँ पे अपचित भोजन होता है। उस जगह को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मलाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, मलाशय। और बेटा जो हमारा मलाशय है ना, इस मलाशय में क्या याद रखना आपको, मलाशय में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, वो भोजन को क्या करते हैं, आवाज नहीं आ रही है, आवाज तो आ रही है। जिन बच्चों को आवाज नहीं आती है ना, तो इस क्लास को वापस से जैसे बंद करके वापस लाइव आ जाया करो, वापस ज्वाइन कर लिया करो, तो दिक्कत नहीं होती थी, है ना। कभी कभी आती है प्रॉब्लम, है ना। अब तो आ रही है ना। जिनके दिक्कत आती है क्लास को छोड़ के वापस ज्वाइन कर लिया करो, दोबारा तुरंत ज्वाइन कर लिया करो, कोई थोड़ी सी दिक्कत आए तो। ठीक है, अब आ जाएगी वैसे। हाँ, अब बेटा बहुत अच्छे से देखना इसमें। अब मैं इनके एक एक करके वर्णन करेंगे, तो आप हेडिंग डालिए बढ़िया, बिना टाइम गवाए। कल का थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, इससे मैंने आपकी क्लास का टाइम 15 मिनट ज्यादा रखा है, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए बढ़िया। बढ़िया, बढ़िया हेडिंग डाल लीजिए। कल थोड़ा सा कुछ तो लिखा था होगा, शायद नहीं लिखा ना कुछ भी। बढ़िया हेडिंग डालिए और लिखिए इसमें। देखो, छोटी आंत का इलियम भाग, छोटी आंत का इलियम भाग बड़ी आंत में आकर खुलता है। छोटी आंत का इलियम भाग बड़ी आंत में आकर खुलता है। छोटी आंत का इलियम भाग बड़ी आंत में आकर खुलता है। लिखना आगे। बड़ी आंत की लंबाई, बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है, ठीक है, समझ रहे हो। 1.5 मीटर होती है। वैसे हमारी 8 से लेकर 10 माना गया है, तो ऐसा नहीं है कि जो आंत है हमारी बेटा, तो हमारी आंत जो है कि ये सभी में एक बराबरी होगी, कि सब में 8 मीटर ही होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये पेट के अंदर गुत्थम गुत्ता होती है, मिली हुई रहती है, जुड़ी होती है। इस तरह से मैंने थोड़ा सा बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम बड़ी आंत की बात कर रहे हैं। देखो हम अब इस तरह से पढ़ रहे हैं कि जैसे कोई अब मिस्त्री के पास जाते हैं ना, गाड़ी के पार्ट्स लगाता है, पूरी मोटरसाइकिल से नहीं, है ना। काम कर ठीक है, चलो आगे लिखना। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। लिखना, मैं लिख रहा हूं जैसे, बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। नंबर 1 सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम, कोलन,
रेक्टम। और कोलन के ऐसे एरो लगा करके 3 भाग कर लेना, आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही। सीकम, कोलन, रेक्टम। अब बेटा ये डायग्राम बनाओ आप फटाफट, जितना कम समय लगे उतने कम समय में बनाओ। और इस डायग्राम को मैंने कल आपको समझाया था, मैंने आज फिर बनाया दोबारा से, क्योंकि इसका वर्णन करना है तुमको, आगे आपके काम आएगा। वैसे अलग अलग पूछता नहीं है कोई भी, लेकिन आपको याद रखना है बस। इसको ऐसा बनाइए, बड़े याद का ये डायग्राम है, जल्दी से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट बन जाएगा, टूटा फूटा सा बना लीजिए। जल्दी बना लीजिए और यस बोल दीजिए जो बनाए जो फटाफट। आरोही कोलन, नीचे लिखा है टीनी कोलन। यहाँ पे इलियोसिकल वॉल लिखा हुआ है, यहाँ पे अपेंडिक्स लिखा हुआ है, या इसको हिंदी में भी लिख लो आप, क्रमी रूपी परिशेषिका। क्रमी रूपी परिशेषिका भी बोलते हैं। ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। लिख लिया? ठीक है, चलो लगभग सबने लिख लिया होगा। कोई पीछे रह गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, 3 उंगलियों को मारो मोबाइल पे, फोटो आ जाएगा, फिर जगह छोड़ के बना लेना बाद में, कोई पीछे रह गया तो। ठीक है,
वो तो मैं इसलिए बना रहा हूँ बेटा कि क्लास का अनुभव हो, नहीं तो नोट्स भेज के आप लिखते रहो घर पे, फिर आपको लिखने में कोई समस्या आ जाए। वो है तो यहाँ हाथों हाथ काम होगा जो बढ़िया रहेगा। तो आप देखिए ये आपने लिख लिया यहाँ पर, तो ये भाग लिखे थे आपने पहले, है ना, चित्र भी बना लिया। और आप पहला भाग का नाम लिखिए। सबसे पहले हम सीकम को पढ़ेंगे। नंबर 1 सीकम। सीकम को लिखेंगे। और सीकम में क्या है, देखो बेटा, सीकम भाग को आप एक याद रखना, इसको आप अंधनाल भी कहते हो। इसको एक और नाम हिंदी में बोला जाए तो अंधनाल, लेकिन आप इंग्लिश में रखो, आगे भी यही याद रखना है। आगे भी आपको इंग्लिश में ही याद रखना है। चलो देखो, सीकम भाग में लिखना, देखो यह बड़ी आंत का, यह बड़ी आंत का छोटा भाग होता है। यह बड़ी आंत का छोटा भाग होता है। यह बड़ी आंत का छोटा भाग होता है। लिखना आगे, बड़ी आंत का छोटा भाग होता है। इस भाग में, इस भाग में छोटी आंत का, इस भाग में छोटी आंत का इलियम भाग, छोटी आंत का इलियम भाग आकर खुलता है। इस भाग में छोटी आंत का इलियम भाग आकर खुलता है। छोटी आंत का इलियम भाग आकर खुलता है। ठीक है, फिर लिखना, जहां पर, जहां पर छोटी आंत का इलियम भाग, जहां पर छोटी आंत का इलियम भाग सीकम से, इलियम भाग सीकम से संपर्क करता है। इलियम भाग सीकम से संपर्क करता है। जहां पर छोटी आंत का इलियम भाग सीकम से संपर्क करता है, वहां पर, वहां पर एक, वहां पर एक वाल्व पाया जाता है। वहां पर एक वाल्व पाया जाता है, जिसे, जिसे इलियोसिकल, जिसे इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। पाया जाता है जिसे इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। यह वाल्व, यह वाल्व पचित भोजन को, यह वाल्व पचित भोजन को, पचित भोजन को वापस इलियम में, वापस इलियम में नहीं जाने देता है। वापस इलियम में नहीं जाने देता है। तो ये थी बात, वापस इलियम में नहीं जाने देगा भाई, है ना। तो ये हमने लिखा इसके बारे में, इलियम में नहीं जाने देता है। फिर लिखना आगे, इसकी बात करेंगे। इस भाग से, इस भाग से एक, इस भाग से एक, इस भाग से एक अंगुली नुमा, इस भाग से एक अंगुली नुमा प्रवर्ध, इस भाग से एक अंगुली नुमा प्रवर्ध निकला रहता है। इस भाग से एक
अंगुलीनुमा प्रवर्ध निकला रहता है, अंगुलीनुमा प्रवर्ध निकला रहता है, जिसे इस भाग से एक अंगुलीनुमा प्रवर्ध निकला रहता है जिसे अपेंडिक्स या कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं, जिसे अपेंडिक्स या कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं, जिसे अपेंडिक्स या कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं। अब इस अपेंडिक्स का क्या काम है? इसे हम अपेंडिक्स या कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं। इसका क्या काम है? इसका कुछ भी काम नहीं है, ये सिर्फ अवशेषी अंग है भाई। क्या है ये? अवशेष है, ज्यादा अपन को करना नहीं, बस केवल कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं। इसके बाद लिखना, इसका इसका पाचन में कोई योगदान, इसका पाचन में कोई योगदान नहीं होता है, इसका पाचन में कोई योगदान नहीं होता है, इसका पाचन में कोई योगदान नहीं होता है। तो बेटा पहला भाग हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। यहाँ से इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपसे, 2-3 बातें हैं, कुछ और आगे बातें करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसके बाद ये आपने सीकम भाग कंप्लीट किया। सीकम भाग के बाद आप लिखिए नंबर 2 वाला भाग, इसको बोलते हैं कोलन। ये हेडिंग डाल लीजिए कोलन। सेकंड भाग है नंबर 2, कोलन। वैसे बेटा कुछ किताबों में कोलन के 3 ही भाग बता रखे हैं। आरोही कोलन, ध्यान देना आप थोड़ा सा, आरोही कोलन और कौन सा, अनुप्रस्थ कोलन और अवरोही कोलन। लेकिन कुछ किताबों में एक भाग और बता रखा है, ठीक है। कुछ किताबों में एक भाग और बता रखा है जिसको हम क्या कहते हैं, सिग्मोइड कोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मोइड कोलन। थोड़ी सी नेटवर्क की समस्या आ जाती है तो कर दिया करो, बोल जाया करो आप, तो बीच में कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है वैसे। जहाँ पे कुछ कुछ अटक जाए ना, वहां पे आप बाद में थोड़ा सा देख लेना, मुझसे बोल दिया करो। जिस दिन क्लास ज्यादा अटकेगी उस दिन मैं यूट्यूब वगैरह पे डाल दूंगा उसको, वीडियो को, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग, तो यहाँ तक हमने लिख लिया था। एक उनकी बात है, फिर एयरफोन आ जाएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऑर्डर कर दिया उसको, आने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है, और देखने की भी समस्या नहीं रहेगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम है बेटा कि मेरे मकान के पास आरसीसी का काम चल रहा है, वो दिन भर ठोका पीछे का काम करते हैं, इसलिए वहां तो और दिक्कत आती है, इसलिए मैंने दूसरी जगह पे लगा रखा है बोर्ड। पहले ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, और हो जाना तो 2-4 दिन की बात है, वहां पे कुछ काम चल रहा है, वो पूरा हो जाए फिर अपन अपने मकान में सेट कर लेंगे उसको, ठीक है, फिर वहां दिक्कत नहीं आएगी। तो ये यहाँ पे अपन ने देखा कि यहाँ तक हमने लिख लिया था। अब कोलन के बारे में पढ़ेंगे अपन, है ना। तो मैं कोलन के बारे में आपसे ये बोल रहा था कि कोलन के वैसे तो 3 ही भाग मानते हैं अपन, लेकिन कुछ किताबों में उसके 4 भाग बता रखे हैं बेटा। अंतिम भाग जो है उसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलन। कौन सा कोलन? ये जो लास्ट वाला है ना, सिग्मा के जैसा होता है ये रेक्टम जिसको बोल रखा है ना, जहां से रेक्टम जुड़ा हुआ है, इसको सिग्मोइड कोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मोइड कोलन। अपन को इतनी सारी बातें याद नहीं रखनी है, बस केवल अपन को 3 बातें याद रखनी है, ज्यादा ज्यादा, ठीक है। तो हेडिंग डालिए अगली आप, कोलन। कोलन में लिखना है आपको, है ना। कोलन में लिखना, यह उल्टे यू के आकार की होती है। कोलन में लिखना, यह उल्टे यू आकार की होती है, यह उल्टे यू आकार की होती है। दिख रहा है आपको ऐसे उल्टा यू,
एक यू आकार की ग्रहणी भी होती है, वो ऐसे होती है, यू ऐसे आड़ी। तो उल्टी यू आकार की क्या होती है, ग्रहणी होती है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आपने, यह उल्टी यू आकार की होती है। फिर लिखना आगे इसमें, इसके इसके मुख्यतया तीन भाग होते हैं। इसके मुख्यतया तीन भाग होते हैं। लिख लो ऐसे कैसे, तीन भाग होते हैं। पहले लिख लिया आपने, एक ही लाइन में लिखना। इसके मुख्यतः तीन भाग होते हैं, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही। एक साथ लिख लेना, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही, कोलन। आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही, कोलन। ठीक है, आगे लिखना। फिर अगली लाइन में लिखना, कुछ लोग कुछ लोग अवरोही कोलन के कुछ लोग अवरोही कोलन के नीचे वाले भाग को कुछ लोग अवरोही कोलन के नीचे वाले भाग को भी नीचे वाले भाग को भी एक नया नाम देते हैं। एक नया नाम देते हैं। एक नया नाम देते हैं, जिसे, यहां दिख रहा है ना आपको, जिसे सिग्मोइड कोलन कहते हैं। सिग्मा जानते हो, सिग्मा पढ़ा हुआ फिजिक्स में, जिसे सिग्मोइड कोलन कहते हैं। सिग्मा के आकार की होती है ऐसे, सिग्मा ऐसे होता है, जिसे सिग्मोइड कोलन कहते हैं। जिसे सिग्मोइड कोलन कहते हैं। आपकी बुक में तो बेटा सिर्फ यही दे रखा है कि जो आपकी किताब है कि इसके ये भाग होते हैं, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ा रखा हूँ क्योंकि आपको आगे पढ़ना ही है। कंपटीशन में यहाँ तक लिखाते हैं, ताकि मेरी कॉपी जब आप कभी उठा के देखोगे तो आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में भी काम आएगा। आप आगे पढ़ोगे वहां तक काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आप आगे। ये हमने लिख लिया यहाँ पर। और क्या क्या आपको दिख रहा है इसमें, और आपको ये दिख रहा है बेटा इसमें कि होस्ट्रा है और एक टिनिकोलाई है। ये दोनों बातें आपको लिखनी है। आगे लिखना, कोलन के कोलन के मध्य स्तर पर, कोलन के, यहां लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे, देख लेना, बोर्ड पे देखते जाना। कोलन के मध्य स्तर पर, कोलन के मध्य स्तर पर लंबवत पेशियों का, कोलन के मध्य स्तर पर लंबवत पेशियों की पट्टियां पाई जाती है। लंबवत पेशियों की पट्टियां पाई जाती है। कोलन पर लंबवत पेशियों की पट्टियां पाई जाती है। कोलन पर लंबवत पेशियों की पट्टियां पाई जाती है। कोलन पर लंबवत पेशियों की पट्टियां पाई जाती है, जिन्हें टीनी कोलाई कहते हैं। लंबवत पेशियों की पट्टियां पाई जाती है, जिन्हें टीनी कोलाई कहते हैं। पाई जाती है, जिन्हें टीनी कोलाई कहते हैं। लंबवत पेशियों की पट्टियां पाई जाती है, जिन्हें टीनी कोलाई कहते हैं। फिर उसके बाद हम एक और चीज को लिख लेते हैं बेटा। एक्स्ट्रा में है, दो बातें एक्स्ट्रा में लिखाई मैंने, आपको याद रख लेना। देखो थोड़ा सा अलग से एक्स्ट्रा ज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि आप कोचिंग कर रहे हो तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आपको मिलना चाहिए। किताब का लिखा तो हर कोई बता देगा आपको कि ये लिखा है, ये उसके आगे जाना पड़ेगा। अब आगे लिखिएगा, आगे लिखना है यहाँ पर नेक्स्ट, टीनी कोलाई के बाद लिखना अगली लाइन से, बड़ी आंत की दीवार, बड़ी आंत की दीवार छोटी छोटी थैलियों,
बड़ी आंत की दीवार छोटी छोटी थैलियों के रूप में, बड़ी आंत की दीवार छोटी छोटी थैलियों के रूप में, बड़ी आंत की दीवार छोटी छोटी थैलियों के रूप में उभरी रहती है। छोटी छोटी थैलियों के रूप में, ये लिखो यहां से, उभरी रहती है, उभरना, छोटी छोटी थैलियों के रूप में उभरी रहती है। बड़ी आंत की दीवार छोटी छोटी थैलियों के रूप में उभरी रहती है, जिन्हें जिन्हें होस्ट्रा कहते हैं, जिन्हें होस्ट्रा कहते हैं, जिन्हें होस्ट्रा कहते हैं। हाँ भाई जितना गड्ढा पे करना है बेस करेगा कहीं बेस करेगा ये बढ़िया वहां गड्ढा इधर ना सुन लेगी जिसमें करना है हां इन्हें क्या कहते हैं अपन, होस्ट्रा कहते हैं भाई, ठीक है। तो ये होस्ट्रा हो गया पूरा यहाँ तक। तो यहाँ तक आप इसको याद रखिए। अगर आप ज्यादा तक आपकी क्लास के हिसाब से याद रखो तो बस इतना सा याद रख लेना आप लोग कि कॉलम में 3 भाग होते हैं, आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही। लंबाइयों की बात करें तो लंबाई ज्यादा नहीं होती इनकी, हर भाग की लंबाई अलग अलग है, अपन को जानना नहीं इसके बारे में। नेक्स्ट आप हमारी जो आंत है, थर्ड वाला पार्ट आता है बेटा, उसकी हेडिंग डाल लो रेक्टम। थर्ड नंबर पे हेडिंग डालो, तीसरा भाग रेक्टम या मलाशय, रेक्टम या मलाशय, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टम या मलाशय। मुर्गा खाने के यार अंदर ही रेक्टम या मलाशय। मुर्गा खड़े मुर्गा बता जाओ थोड़ी बैठे क्लास में छोड़ जाओ क्लास भी जाओगे वरना होगी ये वो कभी भी सजाओगे उसी में। ठीक है, तो उसको हमने क्या कहा भाई, यहाँ पे आगे तो रेक्टम की बात करेंगे बेटा। आप रेक्टम में देखिए आप लोग, रेक्टम, रेक्टम या मलाशय, ठीक है। लिखना है इसमें, कल अपन ने समझ भी लिया था। लिखिए, यह 16 से 20 सेंटीमीटर, यह 16 से 20 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है। यह 16 से 20 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है। ये 16 से 20 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है जो मलद्वार के रूप में, जो मलद्वार के रूप में बाहर खुलता है। जो मलद्वार के रूप में बाहर खुलता है, ठीक है, मलद्वार के रूप में बाहर खुलता है। ये इनके पार्ट हो गए, ठीक है, मलद्वार के रूप में बाहर खुलता है। नेक्स्ट इसमें लिखिए, मलद्वार के अंतिम भाग को, मलद्वार के अंतिम भाग को गुदा या एनस कहते हैं। मलद्वार के अंतिम भाग को गुदा या एनस कहते हैं, गुदा या एनस कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि मल का जो उत्सर्जन होता है वो ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों पर डिपेंड करता है। कुछ समय तक तो हमें ना मल निष्कासन पे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हम कंट्रोल नहीं कर सकते, या तो उसको हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पे कुछ पेशियां पाई जाती है बेटा, वहां पे कुछ तंत्रिकाएं पाई जाती है जिससे हमें उसके प्रतिवर्त मस्तिष्क को मिलते हैं।
तो ये हमारी यहाँ तक क्या था भाई, पाचन तंत्र की संरचना। बेटा मैंने एक डायग्राम भेजा था आपको ग्रुप में, अगर आपने नहीं बनाया हो तो उसको कहीं भी एक पेज पे बना लीजिए। डायग्राम आपने 10 पे बना लिया, आपको आता है। बस आपको अब लगभग ये पता लग गया होगा कि हमने अच्छी तरीके से पूरा का पूरा संरचना पढ़ ली है ना। अब इसके बाद हम दोबारा से हम इस पे चलेंगे वापस। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारी आहार नाल है, ये आखिरकार बनी किसकी होती है। हमने ये देख लिया है कि ये आहार नाली यहाँ इतनी होती है, इसका नाम ये है, इसका नाम ग्रहणी, इसका नाम फलाना ढिकाना, जाने जाने क्या क्या है। लेकिन अब हमको ये जानना है कि जो हमारी आहार नाली जिसे मार्कर है, नाल के जैसा है, तो इसका जो मार्कर का जो कवर है ये किसका बना हुआ है, क्या इसके अंदर भी कोई कवर है या इसके अंदर भी कुछ भाग है, इसके बारे में हमको जानना है। तो अब इसके बारे में हम जानते हैं बेटा। तो आप केवल अभी हेडिंग डाल लीजिए, आहार नाल की आंतरिक संरचना। हेडिंग डाल लो, आहार नाल की आंतरिक संरचना। आहार नाल आंतरिक संरचना। आहार नाल की आंतरिक संरचना। वैसे तो बेटा मैं आपको बता देता हूं कि अगर एनसीईआरटी आपकी बुक की बात करें तो आहार नाल की संरचना में सिर्फ आपको आहार नाल के बारे में बता रहे। उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारा आमाशय जो होता है वहां पे आहार नाल कैसी होती है, हमारी ग्रसिका होती है वहां पे कैसी होती है, हमारी छोटी आंत होती है वहां पर कैसी होती है, ये हमको नहीं बताया। अब हम इसको जानेंगे बेटा कि अगर हम बात करें कि हमारी जो आहार नाल है, तो बेटा हमारी आहार नाल जो होती है इसका अनुप्रस्थ काट देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, अनुप्रस्थ काट। यहाँ बताते हैं चलो। ये जो हमारी आहार नाल है, इस हमारी आहार नाल पे सबसे बाहर की तरफ एक स्तर पाया जाता है बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सिरोसा। समझना, पहले फिर लिखेंगे। जिसको हम क्या कहते हैं, सिरोसा। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिरोसा। उसके अंदर क्या होता है, एक और स्तर मिलता है इसके अंदर। ये एक और अंदर की तरफ एक स्तर मिल रहा है, इसमें कुछ कोशिकाएं होती है इस तरह से। ऐसे एक और बनाता हूं इधर। ये स्तर, तो बेटा इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मस्कुलेरिस। इसके अंदर का जो स्तर है इसको हम कहते हैं मस्कुलेरिस। या फिर ऐसे समझ लीजिए आप इसको बेटा कि यहाँ पर देखिए ये जो भाग है बाहर वाला, ये बाहर का गोला बनाया, ये भीतर का गोला। जो बाहर का है इसको हम क्या कहेंगे, बाह्य। ठीक है, बाह्य स्तर। कौन सा स्तर कहेंगे, बाह्य स्तर कहेंगे। और बाह्य कौन सा, बाह्य अनुदैर्ध्य, बाह्य अनुदैर्ध्य पेशी स्तर। बाह्य अनुदैर्ध्य पेशी स्तर। अब इसके अंदर का जो भाग है इसको कहेंगे हम आंतरिक वर्तुल पेशी स्तर। समझ रहे हो बात को। पहला भाग होता है बेटा नंबर 1, चलो मैं यहां लिखता हूं पहले। पहला भाग तो होता है भाई आहार नाल के आंतरिक संरचना में सिरोसा। दूसरा भाग होता है मस्कुलेरिस। कौन सा होता है, मस्कुलेरिस। और तीसरा भाग होता है सब म्यूकोसा। और चौथा भाग होता है म्यूकोसा।
ऐसे नाम है इनके। पहला भाग का नाम है सिरोसा, दूसरे भाग का नाम मस्कुलेरिस, तीसरे भाग का नाम सब म्यूकोसा और चौथे भाग का नाम म्यूकोसा। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या हो गई, कितनी परतें हो गई, 4 परतें। लेकिन हम दूसरी परत की बात करते हैं एक बार और, कि ये जो दूसरी परत है ये 2 भागों में बटी हुई बेटा। बाहर का तो क्या होता है, अनुदैर्ध्य या लंबवत बोल दो आप चाहो तो, अनुदैर्ध्य बोल दो या लंबवत बोल दो। अंदर का होता है वर्तुल। अब वर्तुल का मतलब क्या होता है, वर्तुल का मतलब होता है ये ऐसा होता है भाई, इस तरह से ये वर्तुलाकार भाग होता है। अंदर की तरफ पेशियां जो पाई जाती है वो वर्तुल पाई जाती है, और ऊपर की तरफ जो पेशियां पाई जाती है वो थोड़ी लंबवत होती है बेटा, इस तरह से लंबवत पेशियां होती है। तो ये हमको याद रखना है, आड़ी पेशियां और खड़ी पेशियां, ऐसे बात करनी है। तो ज्यादा अपन को ध्यान नहीं रखना, अपन को तो ये देखना है कि जो मस्कुलेरिस है ये वाला पार्ट है, दोनों को मिला करके बेटा क्या बोलते हैं, दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, मस्कुलेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्कुलेरिस। अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या होता है। अंदर का जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं सब म्यूकोसा। क्या बोलते हैं उसको हम, सब म्यूकोसा। ये वाला पार्ट है, इसको बोला हमने, चलो इधर नहीं लिखते, इधर लिखते हैं। इस वाले पार्ट को हमने कहा सब म्यूकोसा। ठीक है, क्या बोलते हैं, सब म्यूकोसा। और इसके अंदर का जो पार्ट है यहां से, देखे बेटा, मेरी बात को समझना। थोड़ी देर मैंने ऐसा मत सोचना कि मेरी आवाज नहीं आ रही थी, मैं डायग्राम बना रहा था इसलिए नहीं आ रही थी, तो आप सोचोगे आवाज नहीं आ रही है। अब अंदर के भाग की बात करता हूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट ये अंदर का पार्ट है ना, इसका नाम रखा है हमने म्यूकोसा। अब मैंने ये जो कार्ड बनाया ना, चित्र बनाया बेटा, ऐसे जैसे ये इस तरह से काट दिया, टमाटर को काट दो ना आप, टमाटर को बीच में से, ऐसे नहीं आड़ा टमाटर, ऐसे काट दिया हमने टमाटर को, तो म्यूकोसा परत हो गई। अब एक एक करके ये हमारा डायग्राम है, सिरोसा, बाह्य अनुदैर्ध्य पेशी स्तर, आंतरिक वर्तुल पेशी स्तर, सब म्यूकोसा, ये आपके कोर्स में दे रखा है बिल्कुल डायग्राम, है ना। तो इसके बारे में हमने देखा कि हमारी जो आंत होती है या आहार नाल होती है, अभी आहार नाल की ही बात करूंगा। आहार नाल का सबसे बाहरी स्तर सिरोसा, और उसके नीचे का स्तर मस्कुलेरिस, उसके नीचे का स्तर सब म्यूकोसा, और उसके नीचे का स्तर कौन सा, म्यूकोसा, है ना। ये स्तर होते हैं। अब इन स्तरों में सिरोसा की बात करते हैं, तो सिरोसा जो होता है ना बेटा, अपने सिलेबस में उसको दे रखा है कि सिरोसा के बाहर भी एक आवरण होता है इस तरह से। सिरोसा के बाहर भी एक पतला सा क्या होता है, आवरण होता है, उस आवरण को बोलते हैं हम आंतरांग पेरिटोनियम। मैं केवल उसको इधर ही बनाऊंगा, यहां तक ही, पूरा नहीं बना रहा हूं। जो ये सिरोसा है ना, इसके बाहर भी एक आवरण होता है जिसको बोलते हैं आंतरांग पेरिटोनियम। ठीक है, तो ये आंतरांग पेरिटोनियम का भी भाग बना होता है। तो इस तरह से आपको तो इतना तो नहीं करना है, केवल ये याद रखना है कि जो बाहर भी एक स्तर होता है ना, हर जगह नहीं होता है। केवल हम छोटी आंत की बात करेंगे, केवल छोटी आंत में ही ये स्तर होगा आंतरांग पेरिटोनियम का, छोटी आंत में, बड़ी में नहीं होगा, छोटी में, है ना।
तो हम अंतर की बात करते हैं कि ये आहार नाल क्या सब जगह एक जैसी होती है? नहीं। हमारी जो आहार नाल है, ये आमाशय में थोड़ी डिफरेंट होती है। कहाँ पे डिफरेंट होती है? सिरोसा भी आमाशय में एक जैसा होगा, हर जगह एक जैसा होगा। बाह्य अनुदैर्ध्य पेशी स्तर में भी अंतर है। जो आमाशय में जो पेशी स्तर होगा ना बेटा, तो उसमें एक और स्तर पाया जाएगा, जिसको बोला जाएगा तिर्यक पेशी स्तर। यहाँ 2 का बना हुआ है ये मस्कुलेरिस, यही मस्कुलेरिस हमारी जो क्या है, हमारा जो आमाशय है ना, वहां पे ये 3 स्तरों का बना होगा। अब बोलो 3 स्तर क्या काम आ गए रे भाई? 3 पेशियां क्यों काम आई? 3 पेशियां इसलिए काम आई कि वहां पर भोजन का मथा जाता है, छाछ बिलोई जाती है ना, तो वहां पे ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, इसलिए वहां पे ज्यादा पेशियां एक ज्यादा है, उसको हमने बोला है तिर्यक पेशी स्तर। क्या बोला है उसको? तिर्यक पेशी स्तर। ठीक है, इस तरह से आपने ये बातें करी। अब बेटा इस डायग्राम को बनाइए आप फटाफट, ज्यादा मत लगाना, 5 मिनट में आप इस डायग्राम को फटाफट बना लीजिए। ऐसा कैसा जल्दी से बना लीजिए, आपके पास अलग अलग पेन है तो कोई बात नहीं है, जल्दी से बनाइए, 5 मिनट का टाइम है आपके पास, ज्यादा नहीं है बस। और 5 से 6 बजे जाए तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लेना, अपनी क्लास है। और लिखते ही यस बोल देना फटाफट। बोल देता हूँ सागल, कोई ना। 3 बच्चों ने लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और बच रहा हूँ किसी के, फिर बता रहा हूँ, किसी को लिखने में दिक्कत हुई हो तो। ये भाग सिरोसाय बार का, ये बाह्य अनुदैर्ध्य पेशी स्तर है, ये आंतरिक वर्तुल पेशी स्तर है, और ये इनको दोनों को मिला के मस्कुलेरिस कहा जाता है। और तीसरी जो परत है वो सब म्यूकोसा है बेटा, और आखिरी जो परत है वो म्यूकोसा है। अब यहाँ पे अगर आप कोई कंपटीशन देने जा रहे हो, वहां पे आपसे एक क्वेश्चन करा जाता है बेटा कि कौन सा इनका क्रम बताइए, बाहर से भीतर की ओर क्रम बताइए, अंदर से बाहर की ओर क्रम बताइए। तो क्रम आपको याद रखना है, सिरोसा, मस्कुलरिस, ठीक है ना, एसएमएस, एसएमएस, एसएमएस याद रखना, एस
एम, ठीक है ना, एस एम है, और कौन सी बची, ठीक है ना, एस एम, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा, ऐसे ही आ रहा है ना, एस एम, ठीक है, ऐसे आ रहा है ना, अंदर से उल्टा कर देना, एम एस, एम एस, एम एस, महेंद्र सिंह धोनी, नाम सुना होगा आपने, है ना, ऐसे, तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप लोग। तो याद करने के कई तरीके हैं बेटा। तो ये मैंने आपको डायग्राम बताया, किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए यहाँ पे क्या है। अब मैं अंदर की बात करूंगा, यहाँ की केवल हमारी आहार नाल दो जगह से भिन्न होती है। आमाशय में भिन्न होगी, कैसे कि आमाशय में भी यही सिस्टम है, आमाशय में भी यही सिस्टम है पूरा, लेकिन बेटा बाह्य अनुदैर्ध्य पेशी और आंतरिक वर्तुल पेशी के अलावा वहां एक और पेशी मिलेगी, जिसका नाम क्या है, तिर्यक पेशी स्तर। यहाँ नहीं लिखा क्योंकि मैंने ये जो डायग्राम बनाया ना, ये किसका है वैसे, ये हमारी आंत का डायग्राम, किसका है, आंत का, ठीक है। तो यहाँ नीचे लिख लीजिए आप, आंत का अनुदैर्ध्य काट, अनुप्रस्थ, सॉरी, आंत का अनुप्रस्थ काट, जहां चित्र बनाया हुआ नीचे लिख लीजिए आंत का अनुप्रस्थ काट, क्योंकि आंत का है तो आंत का ही लिखेंगे, वैसे आहार नाल पढ़ रहे हैं तो आहार नाल का भाग है, ठीक है बेटा। चलो आपने काम कर लिया पूरा पूरा, आंत का अनुप्रस्थ काट हो गया। अब ये हमने देखा, अब यहाँ अंदर की फिर एक बार बात, क्योंकि मैं आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, लिखा हुआ तो सही लेकिन याद तेज हो जाएगा। हमारी जो आंत की जो अंदर की परत है ना, म्यूकोसा, ये डिफरेंट होती है आमाशय में और यहाँ पर। आमाशय में क्या होता है, इसमें वलन होते हैं, फोल्ड होते हैं, ये इस तरह से घुमावदार होते हैं कुछ, वहां पे वहां फोल्ड होते हैं, और उन फोल्ड में क्या होती है, कुछ ग्रंथियां फंसी रहती है, कुछ गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों में कुछ ग्रंथियां होती है, उनके बारे में भी हम अभी पाचन की क्रियाविधि में बात करेंगे कि और क्या क्या होता है। अब म्यूकोसा की बात करते हैं, तो लास्ट में जो म्यूकोसा है, यहाँ पर ये एक चीज पाई जाती है हमारे हाथ में बेटा, जिसको हम बोलते हैं क्या, अब ये इस तरह का बना रहा हूं मैं, बाहर थोड़ा सा, थोड़ा गोल गोल सा बना देता हूँ, चलो थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ, इस तरह का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये अंदर का स्ट्रक्चर है। तो ये बेटा, ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये जो भाग है, इस पूरे भाग को हम बोलते हैं रसांकुर, रसांकुर कहते हैं। अब इन रसांकुरों के ऊपर सूक्ष्म कोशिका, यहाँ पे कोशिकाएं मिलती है, इसकी एपिथेलियम कोशिकाएं, चलो एक रसांकुर अलग से बनाता हूँ, ये रसांकुर है ना, ये रसांकुर है बेटा, यहाँ पर इसके ऊपर कुछ कोशिकाएं मिलती है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से कुछ कोशिकाएं मिलती है, इन कोशिकाओं को हम उपकला कोशिकाएं बोल देते हैं, और इनके ऊपर इस तरह से कुछ धागेनुमा छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं, इनको कहा जाता है, हम यहाँ इनको रसांकुर कहा था ना, यहाँ कहेंगे सूक्ष्मांकुर, यहाँ कहेंगे सूक्ष्मांकुर। और ये सारे सूक्ष्मांकुर मिलकर, जैसे आप ब्रश जानते हो ना, ब्रश बेटा मंजन करने का ब्रश होता है, उसके जो तंतु होते हैं, वो पूरा ब्रश का एक भाग जैसे ये है, ये तो होगी एक कोशिका, और उसके ऊपर जितने भी वो लगे रहते हैं ना तंतु धागे जो भी है, वो क्या हो जाएगी वहां पर, वो क्या हो जाएगी वहां पर, एक सूक्ष्मांकुर। तो एक कोशिका के बाहर से जो सीलिया निकले रहते हैं, तंतु निकले रहते हैं, उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे हम सूक्ष्मांकुर। और इन सूक्ष्मांकुरों, अब ये एक क्या है पूरा, ये एक पूरा रसांकुर है, एक पूरा क्या है, रसांकुर है। यहाँ पर तरह तरह की कोशिकाएं पाई जाती है बेटा, गोबलेट कोशिका पाई जाती है, लीवर घूर्णन की गठिकाएं, बहुत सारा डिटेल है, लेकिन अपन को अपने हिसाब से देखना है। तो तीनों चारों परतें आपने लिख ली होगी, है ना, तीनों चारों परतें आपने लिख ली है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए पहली सिरोसा। थक तो नहीं गए ना भाई, नहीं तो थक गए हो, सिरोसा, हेडिंग डाल लो पहली सिरोसा, पहले सिरोसा को पढ़ेंगे।
सिरोसा लिखना स्टार्ट कीजिए। यह आहार नाल का सबसे बाहरी स्तर होता है। ये आहार नाल का सबसे बाहरी स्तर होता है। ये आहार नाल का सबसे बाहरी स्तर होता है तथा इसके ऊपर भी एक स्तर पाया जाता है यानी परत, इसके ऊपर भी एक स्तर पाया जाता है जिसे लिख लीजिए नाम, जिसे आंतरांग पेरिटोनियम कहते हैं। तो बेटा बहुत सिंपल सा चीजें हैं। अब इस आंतरांग पेरिटोनियम को कैसे समझोगे? बेटा प्याज के छिलके होते हैं ना, प्याज आपने छिला होगा, तो प्याज छिलने के बाद भी वहां पर आपको उसके ऊपर एक पतली सी पन्नी के जैसी परत नजर आती है। देखा कभी प्याज को ढंग से? क्योंकि बायोलॉजी के बच्चे हैं, देखना चाहिए, है ना। प्याज को कभी ढंग से देखो, आलू को कभी ढंग से देखो। जब आप आलू खाओ तो आप क्या खा रहे हो? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, याद होना चाहिए, ठीक है। तेल खा रहे हो, कौन सा तेल खा रहे हो? सोयाबीन का खा रहे हो या फिर मूंगफली का खा रहे हो? सोयाबीन का तेल असल थोड़ा सा पतला होता है, क्यों होता है उसका कारण भी आपको दिखेंगे अपन बाद में। तो बेटा ये हम यहाँ अंतरांश में, तो प्याज का एक छिलका होता है ना, छिलके के ऊपर जैसे एक पतली सी परत होती है, उसको हम छिलका नहीं मानते, छिलका तो हम पूरा प्याज को मानते, तो वो वहां पे उस परत को हम जानेंगे आंतरांग पेरिटोनियम। वैसे यहाँ पर होता है, हमारे आंतरांग होते हैं, तो हमारे सभी आंतरांगों में इस तरह से ये स्तर, ठीक है। तो बेटा इसको हम कल लिखेंगे। बेटा आज के लिए बस इतना ही, मैंने क्लास का टाइम थोड़ा ज्यादा डाला था, लेकिन दूसरी क्लास को स्टार्ट थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा और कल अपन लिखेंगे और पढ़ाई करते रहिए रेगुलर। टेस्ट भी होगा भाई आपका, ये थोड़ा सा लेसन थोड़ा आगे थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर इसका टेस्ट भी होगा आपके, ठीक है भाई। चलो